नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज हम बात करेंगे कि भारतीय सरकार के द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिन नियमों के अनुसार अभी किसान अपने खेत के ऊपर पेड़ लगाने और काटने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी कि उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर वो खेत में पेड़ लगाना चाहते हैं या पेड़ को काटना चाहते हैं। अब उनकी जो खेत की पूरी निगरानी है, जो पेड़ उनके द्वारा लगाए जाएंगे, वो भारतीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा की जाएगी, जिससे आने वाले समय में कुछ ये पता लग सके कि हमारा फॉरेस्ट का एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर में कितना एरिया बढ़ रहा है, और जो आपका टिम्बर का आयात है, यानी कि जो लकड़ी के ऊपर हमारी निर्भरता है, दूसरे देशों से हमें मंगवाना पड़ता है, वो आयात को कम किया जा सके और किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये नया कानून सरकार के द्वारा लाया गया है, सरकार ये कहना चाह रही है। आइए आज हम इन नियमों को जानते हैं और किस प्रकार से यहां पर ये किसानों के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, किस लिए किसानों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कई बातें हैं और अंत में हम कुछ सजेशंस के ऊपर भी बात करेंगे जो आने वाले टाइम के लिए जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले इन नियमों को जानते हैं कि क्या है। लेकिन सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज की नई गाइडलाइन के मुताबिक जो एग्रो फॉरेस्ट्री में नियमों में बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार वो किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। और साथ में यहां पर ये मॉडल रूल जो है, ये पेड़ों जो आपके एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि क्षेत्र वहां पर होता है, जहां पर किसान के द्वारा खेती की जाती है, वहां पर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं। बताना चाहता हूं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रो फॉरेस्ट्री या जो ट्री कवर है उनको बढ़ाना चाहती है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहती है, ये सरकार का मानना है। दूसरा, ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जून 18 2025 को लॉन्च किया गया है, या ये कह सकते हो इश्यू किया गया है। इसके अनुसार अब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, यानी कि एक प्रकार से ये कह सकते हो कि कहां से पेड़ लगाया गया, कहां पेड़ काटा गया, और वो पेड़ कौन सी स्पीसीज का था, कौन सी प्रजाति का था, उसका यील्ड कितना था, वजन कितना था, ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जिसके अनुसार आने वाले समय के अंदर एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री का एरिया जो है बढ़ सकता है। दूसरा, इसका यहां पर सरकार का ये मानना है कि इससे किसानों की आमदनी होगी। एक ट्रांसपोर्टेशन और जो लकड़ी की कटाई को लेकर, पेड़ों को कटाई को लेकर जो है एक ये कह सकते हो कि पूरा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा। और अब यहां पर बात करें तो इससे किसानों की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगी, इंसेंटिव उनको मिलेगा और ज्यादा जो है आमदनी भी किसानों की हो सकती है। बात करें तो इसमें कुछ यहां पर जो है मेजर गवर्नमेंट के जो मेन टारगेट है, जिसकी वजह से इन नियमों में बदलाव किया गया है। तो पहला नियम है आपका, ये कह सकते हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री से किसानों की आमदनी डबल होने वाली है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जब किसान अपने ही खेत में खेती के साथ, फसलों के साथ जब पेड़ लगाता है, चाहे वो खेत की मेड़ के ऊपर लगा रहा है या बाउंड्रीज के ऊपर लगा रहा है, बीच में लगा रहा है, तो वो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री का हिस्सा होता है। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट ट्री को लगाना, जैसे कि कोई नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ या कोई बरगद का पेड़ या जो सफेदे का पेड़, शीशम का पेड़, ये सारे के सारे इसी में आते हैं, या पॉपुलर का पौधा। ठीक है, बात करें तो इसमें मेनली ये फोकस किया जा रहा है कि जंगलों के बाहर जो हमारा क्षेत्र है, जहां पर हम खेती कर रहे हैं, वहां पर भी आपके ट्री कवर को लगाया जाए। देखो, जंगल तो वैसे भी उद्योगपतियों के द्वारा काटे जा रहे हैं, तो वहां पर हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपका पेड़ बचेंगे। इसलिए सरकार का मानना है कि कहीं ना कहीं जो खेतों में पेड़ हैं वो ना काटे जाएं, या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। बाकी जंगलों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर काटे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पेड़ काफी अधिक हो चुके हैं। ठीक है, बात करें तो दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है। आप लोगों ने अभी देखा होगा पिछले कुछ सालों के मुकाबले आजकल टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम जो है खराब हो जाता है, कभी बारिश कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं मौसम जो है बारिश आपकी काफी कम हो रही है। आपने देखा होगा कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये सारे जो है वो क्लाइमेट यानी कि मौसम में बदलाव के ही गंभीर कारण है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसमें एक मेजर हिस्सा है, जो कि यहां पर बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, बढ़ता हुआ जो आपका डेजर्टिफिकेशन है, बढ़ता हुआ आपका जो है जंगलों का काटाव है, यानी कि पेड़ों का काटना है। इन सभी कारणों की वजह से आज ये सारे के सारे असंतुलन हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग एग्रीकल्चर में मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक ही फसल को बार बार लगा रहे हैं। जैसे कि भारत के अंदर गेहूं और चावल की फसलों को पिछले खासकर 1960 के बाद जब से हरित क्रांति आई है, हमने केवल चावल और धान पर ही फोकस कर लिया है, बाकी फसलों को हम लोग भूल चुके हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके मौसम में ये कई कारण हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े बदलाव हैं। बात करें तो इससे आपका टिम्बर इंपोर्ट, यानी कि जो हमारा लकड़ी का आयात है, आज हमें लकड़ी के लिए चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो मकान में किसी प्रकार का गेट बनाना हो, या किसी प्रकार के फर्नीचर आपको बनाने हैं, तो लकड़ी हमें दूसरे देशों से भी मंगवानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो आयात है वो हमारा बढ़ता जा
जा रहा है, देश के ऊपर एक ये कह सकते हो वित्तीय घाटा हमारा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, तो ये कम करने के लिए हमारे देश के अंदर ही हम लोग आपकी जमीन को अच्छे से प्रयोग में ला सकें और आपका जंगलों का ये कह सकते हो या पेड़ों का जो अधिकतर कोशिश की जा रही है कि उसके पेड़ों को और लगाया जाए और हमारे देश में ही उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए। इसके साथ में हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है वर्ल्ड लेवल पर, जिसके अंदर मेन टारगेट है कि क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हो रहे हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उनको बदलावों को कैसे रोक सकते हैं और क्लाइमेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो क्लाइमेट गोल के अंडर में इंडिया का एक सपोर्ट है ये नया नियम, ये कह सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर अब क्या करना होगा, किसान को किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा अगर वो पेड़ काटते हैं या लगाते हैं। तो सबसे पहले तो किसान को अपने एग्रीकल्चर लैंड को यानी कि जो खेती योग्य भूमि है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किस पोर्टल के ऊपर, तो नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर जाकर किसान को रजिस्टर करवाना होगा कि वहां पर एक तो लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल वो लैंड मेरा है, जमीन मेरी है, तो मुझे अपना मालिकियत हक जो भी है वहां पर उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल या जो भी वहां पर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना होगा। इसके बाद में ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि पर्टिकुलर जहां पर खेत है प्रेजेंट या जहां पर पेड़ लगाया जा रहा है उसकी लोकेशन शेयर करनी होगी इस पोर्टल के ऊपर। और तीसरा है प्लांटेशन डिटेल, यानी कि कौन सा पौधा लगाया गया, कब लगाया गया, उस पौधे की हाइट कितनी थी, उस पौधे की स्पीशीज कौन सी थी, ये सारी जानकारी अब वहां पर हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद में है कि आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन को पीरियडिकली चेक किया जाएगा। स्टेट लेवल कमेटी जो है वो अब इसके रिगार्डिंग नई गाइडलाइन को भी निर्धारित कर सकती है, आने वाले समय में नए नियम भी बदलाव किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है जियो टैग्ड ट्री मैपिंग, यानी कि अब क्या होगा, जियो टैग जो इमेजेस हैं वो वहां पर फोटोग्राफ के साथ आपको क्या करनी है, KML फाइल फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसके साथ में फील्ड फंक्शनरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, अब ये वो डिपार्टमेंट्स है जिनके द्वारा रेगुलर आपका क्या किया जाएगा, इन चीजों को या जो पेड़ हमारे लगाए जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं इनको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा पूरी प्लांटेशन सिस्टम को। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि आपको इस पोर्टल के ऊपर क्या करना है, रजिस्टर करना है। ये वो पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे थे। और वहीं पर नेक्स्ट अब देखो, अगर आपके पेड़ 10 से ज्यादा हैं या 10 से कम है तो दोनों के लिए नियम कुछ अलग अलग है। पहला, अगर आपके पास पेड़ 10 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल NTMS पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, जिसमें आपको ट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी वो सारी डिटेल वहां पर फिल करनी है। उसके बाद एक वेरीफाइंग एजेंसी क्या करेगी, फील्ड को इंस्पेक्ट करेगी, विजिट करेगी, देखेगी कि भाई कौन से पेड़ हैं, क्या वही पेड़ हैं जो आपके वहां पर आपने इंफॉर्मेशन दी है उनको ही काटा जा रहा है, उनको ही लगाया जा रहा है। इसके बाद में वो एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और आपके जो लैंड की स्टेटस है, ट्री काउंट है या जो एस्टिमेट टिम्बर यील्ड है उसको वहां पर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बिहाफ पर आपको एक परमिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पेड़ों को काट सकते हो, अदरवाइज आप पेड़ों को नहीं काट सकते हो अगर उन्होंने किसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं किया तो। बात करें तो 10 से पेड़ अगर आपके पास कम है तो आपको ट्री की फोटो अपलोड करनी है इसी पोर्टल के ऊपर। उसके बाद आपका पोर्टल वहां पर ऑटोमेटिकली जो है जनरेट करेगा कि एस्टिमेशन कितनी गिर्थ है, उसकी चौड़ाई कितनी है, पेड़ की हाइट कितनी है, स्पीसीज कौन सी है और उसकी पोटेंशियल यील्ड यानी कि उपज कितनी हो सकती है, कितना वजन उस पेड़ में हो सकता है। और एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर the plant detail of the फालिंग, यानी कि अब उस पेड़ को काटने की जो डेट है वो भी वहां पर आपको बतानी पड़ेगी, किस दिन आप पेड़ को काटने वाले हो। ये सारी जानकारियां आपको अब वहां पर अपलोड करनी पड़ेंगी, अपडेट करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप अपने खेत में पेड़ को काट सकते हो, अदरवाइज आप अपने खेत में पेड़ नहीं काट सकते हो। ये दो अलग अलग यहां पर आपकी हैं। अब बात करें तो आपके पेड़ को काटने के बाद जो नीचे आपका बच जाता है ना टुकड़ा सा जो जमीन में धंसा हुआ, जो उसकी जड़ के साथ होता है, उसकी भी फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आपको एक सिस्टम जनरेटेड एनओसी आएगा, तब जाकर आप फारिग हो सकते हो कि हाँ जी अब आपके खेत से पेड़ हट चुका है, अब आप वहां पर जो मर्जी करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा अगर जरूरत पड़ी तो। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अब जरूरी हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि कई बार खर्चा पानी नहीं होता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो मॉनिटरिंग और ओवरसाइट। देखो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यहां पर क्या करेंगे और इसके साथ में जो वेरीफाइंग एजेंसीज हैं वो इनको सुपरवाइज करेंगी और क्वार्टरली यहां पर परफॉर्मेंस जो है वो स्टेट लेवल कमेटी को दी जाएगी कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इतने पेड़ काटे गए, इतने पेड़ लगाए गए। ये सारी इंफॉर्मेशन या सारी जानकारियां जो है वो आपकी स्टेट लेवल कमेटी को दी जाएंगी और आने वाले समय के अंदर यही स्टेट लेवल कमेटी जो है फर्दर आपके लिए नई गाइडलाइन भी तय कर सकती है। देखो वैसे तो अगर हम देखें तो आपका काफी हद तक नियम सही भी हो सकता है, काफी हद तक नियम आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको यहां पर कुछ समझना है वो क्या है। देखो सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर जो मैंने
अभी जानकारी आपको दी, हमारे देश के अंदर करप्ट सिस्टम के तहत कुछ लोग इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं कि जिसके कारण किसानों को कई परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, अब उनका हमारे प्राइवेट जो हमारी निजी अधिकार की जमीन है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। वो अब नियंत्रित कर सकेंगे कि हमारे खेत में कितने पेड़ लगाने हैं, कितने पेड़ काटने हैं, क्योंकि ये काफी हद तक जो है डिफिकल्ट हो जाएगा एक किसान के लिए जो आपका अनपढ़ है, जो इलिटरेट है, क्योंकि देश की रिपोर्ट के अनुसार आज किसानों की जो एवरेज एज है वो 54 ईयर है और ज्यादातर किसान इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है। तो अब ये सारी प्रोसेसेस को कैसे कर पाएंगे एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, जहां पर ये सारा आपका जियो टैगिंग करना, प्लांटिंग स्पीसीज के बारे में बताना, केएमएस पोर्टल फाइल के अंदर आपका अपलोड करना। मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसानों के लिए काफी हैक्टिक हो सकती है, काफी जो है यहां पर परेशानीदायक हो सकती है। दूसरा, ये एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 जो आई थी उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, जिसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई रेगुलेशन जो है वो किसानों को ऊपर नहीं दिया गया था। दूसरी बात है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो आपके फल के पेड़ हैं उनके ऊपर ऐसी कोई भी नियमावली यहां पर अभी नहीं है, यानी कि फल के पेड़ किसान जब मर्जी लगा सकता है, जब मर्जी काट सकता है, उनके ऊपर कोई भी इसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो यहां पर अब आपका किस प्रकार से ये जो परमिशन या फिर इन चीजों को डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। अगर हम बात करें तो बात करें नेक्स्ट, तो अप्लाई स्टेट लेवल, स्टेट लाइक ओनरशिप लाइक ओवर फार्मर प्लांटेड। अब देखो यहां पर क्या है कि एक तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो फॉर एग्जांपल अब ओनरशिप की बात करते हैं तो किसान का खुद का जमीन है, उसके ऊपर मान के चलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का या ये कह सकते हो किसी अधिकारी के द्वारा अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, कोई अगर आपका रोक लगा दी गई, तो अब किसान कैसे उस पेड़ को काट पाएंगे? मजबूरी वश अगर उनको काटना पड़ रहा है, कोई और कारण है, कोई निजी कारण भी हो सकता है, और अधिकारियों के द्वारा अगर रोक लगाई जाती है तो किसान उसमें क्या करेगा? अब किसानों के लिए हो सकता है कि एक परेशानी का यहाँ पर ये कारण बन जाए। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग या कुछ लोगों का जो ऑनलाइन मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े या जिन लोगों के मुझे रिव्यू अच्छे लगे, मैंने उनमें से कुछ रिव्यू यहाँ पर एज ए सजेशन के तौर पर रखे हैं कि जो सरकार को हम यहाँ पर कर सकते हैं कि देखो सबसे पहले तो जो आपका नॉन सेंसिटिव स्पीशीज है उनको डी नोटिफाई किया जाए। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत सारे हैं, जैसे कि पॉपुलर का पेड़ है, सफेदे का पेड़ है, या आपका नीम का पेड़ है ना। तो ऐसी वो पेड़ हैं जो बहुत हैं और अभी तक ये कोई विलुप्त होने की कगार पर नहीं है। इन पूरे पेड़ों की लिस्ट को डिनोटिफाई किया जाए, इनको निकाला जाए, अलग से एक लिस्ट जो है प्रोवाइड करवाई जाए कि आप इन पेड़ों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर की कहानी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब किसान जो है अब इनको किसको हॉर्टिकल्चर मानेगा, किसको नॉन हॉर्टिकल्चर मानेगा, क्योंकि कई पेड़ ऐसे हैं जो एज ए हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर दोनों की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए किसानों के लिए काफी समस्याएं हो सकती है। तो गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एक पब्लिक लिस्ट यहां पर है लॉन्च करनी चाहिए कि इन पेड़ों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अब दूसरा यहां पर है कि किसानों को बिल्कुल आजादी दी जानी चाहिए, उनके पास एक स्वतंत्र प्रभार होना चाहिए अपने खेत के ऊपर, कभी भी पेड़ को लगाएं, कभी भी काटें और कभी भी उनको बेच सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उससे मुझे लगता है कि किसान ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा जो है पेड़ लगा सकेंगे। लेकिन यहां पर अगर उनको अच्छे से जानकारी दी जाए, पेड़ों के बारे में बताया जाए, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको जो है अवगत कराया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इनके फायदे के बारे में बताया जाए या फिर उनकी मार्केटिंग को ईजी किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा होता और उससे पेड़ों का एरिया ज्यादा बढ़ता और किसानों का बिजनेस भी इससे ज्यादा बढ़ता। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं जिसकी वजह से किसानों के लिए समस्याएं काफी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन को कम किया जाए, और हां ये बहुत जरूरी है, अगर कोई स्पीसीज प्रोटेक्टेड है यानी कि कोई आपकी ऐसी स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है यानी कि खत्म होने की, विलुप्त होने की कगार पर है, तो उनके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ताकि आने वाले समय के अंदर ये पेड़ कम ना हो जाएं और हमारे जो कहीं ना कहीं कल्चरल सिस्टम है या फिर जो हमारा एक एनवायरमेंटल सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि ऐसी गाइडलाइन होना जरूरी था। और इसके बाद में बारी आती है इनेबल द सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब देखो फील्ड वेरिफिकेशन जो है उसमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। अगर अधिकारी आकर अगर खेत में विजिट करते हैं तो कई बार अब आपको पता है अधिकारियों के द्वारा ज्यादातर जो है किसानों के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ जो करप्शन का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर अधिकारी यहां पर करप्टेड है, लेकिन 90% मैं कह सकता हूं कि करप्टेड है और ये समस्याएं हम फेस करते हैं आज भी। अगर आप एक छोटी सी रजिस्ट्री या छोटा सा आपका डॉक्यूमेंट भी अगर आपको बनवाना है तो आपको 50-100 रुपए देने पड़ जाते हैं। और वही हालात अब खेत में अगर वेरिफिकेशन किया जाएगा तो
उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये करप्शन ना हो। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन को इसमें क्या किया जाए, इनेबल किया जाए। इसके साथ आपका रिकॉग्नाइज किया जाए एग्रो फॉरेस्ट्री को एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री को एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे तो उससे ज्यादा सुविधा होगी, किसान उसको ज्यादा आसानी से ले सकते हैं और आराम से इसके अंडर में क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, ट्रीज को ग्रो करवा सकते हैं और पेड़ों का एरिया बढ़ सकता है। तो यहां पर काफी हद तक किसानों के लिए ये चीजें आपकी आजादी से कह सकते हो आराम से की जा सकती हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंसी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये मैं भी मानता हूं और जरूरी भी है, क्योंकि आज एग्रो फॉरेस्ट्री को अगर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो डेवलपमेंट के लिए काफी हद तक जंगलों को भी हमें काटना पड़ जाता है, मजबूरी है, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी बात है। क्लाइमेट जो बदलाव हमारा हो रहा है उसको लेकर हम कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको हम फार्मर के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करें, ना कि उनके हरासमेंट यहां पर की जाए। अगर इस प्रकार से हरासमेंट की जाएगी तो किसान हो सकता है कि उनको ग्रो करवाना बंद कर दें या फिर आपके आने वाले समय के अंदर पेड़ों को लगाना कम कर दें। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफी हद तक किसानों को उनका मुंह मोड़ती है। एम्पावर द फार्मर एज ए पार्टनर इन ग्रीन ट्रांजिशन, ये भी है कि ग्रीन क्रेडिट के थ्रू भी हम लोग किसानों को जो है आपका एम्पावर कर सकते हैं, इसमें उनको मार्केटिंग सुविधाएं अवेलेबल करवा सकते हैं या फिर इसके अलावा उनको फायदे बता सकते हैं, आपकी एक्सटेंशन सिस्टम द्वारा दी जा सकती है, जिससे किसानों का स्वतंत्र प्रभार अगर होगा तो उससे आपको जो है यहां पर क्या होगा कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री का एरिया है वो बढ़ेगा और जंगलों का जो कटाव है वो भी कम होगा। तो ये मेरा पूरा यहां पर सेशन था, मेरा पूरा रिव्यू था, फीडबैक था इस पूरी पॉलिसी को लेकर। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मेरे कुछ निजी व्यापार हैं, कुछ मैंने जो है कुछ लोगों के जो मैं जिनको अच्छा मानता हूं या जो इस एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर या फिर ये कह सकते हो एनवायरमेंट को लेकर चिंतित है, उनको लेकर या किसानों को लेकर चिंतित है, उनके कुछ रिव्यूज मैंने पढ़े और उनके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये मैंने डायरेक्टली सुझाव दे दिए तो यही जरूरी है, आप भी अपने सुझाव को नीचे लिख सकते हो, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आप बता सकते हो। बाकी इसी प्रकार की क्योंकि जानकारियां अब किसानों तक पहुंचाई जाने तभी जरूरी है, किसान अवगत होंगे, किसान अवेयर होंगे। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि अब ये नियम अगर कंप्लीटली बन जाता है और एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में अगर लगाया जाता है तो किसानों तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी है कि भाई आप पेड़ों को लगा रहे हैं या पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आपको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम किसानों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम एग्रीकल्चर यूथ के साथ शेयर करें और हर एक उस इंसान के साथ शेयर करें जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है या फिर एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और एनवायरमेंट को इंप्रूव करना चाहता है और खेती को इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए जरूरी है। बाकी अपने निजी विचार आपके जो भी हैं आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। आगे हम और इस प्रकार की वीडियो जो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है और आपकी नई इंफॉर्मेशन है वो भी यहां पर हम लेकर आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।